हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं या इन एग्जाम्स के लिए एक अच्छा फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? यदि हम अपने चारों तरफ देखें, अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में देखें, तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम अपने फैमिली मेंबर से इमोशनली बॉन्डेड हैं। मतलब देयर इज ए इमोशनल बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन अस एंड आवर फैमिली मेंबर्स। इमोशनल बॉन्ड तो हमने समझ लिया, लेकिन केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो केमिकल स्पीसीज के बीच का जो बॉन्ड है उसे ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल स्पीसीज के जो बीच का बॉन्ड है उसे ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब ये केमिकल स्पीसीज क्या क्या हो सकते हैं? केमिकल स्पीसीज हो सकते हैं, ये कोई एटम हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कोई आयंस भी हो सकते हैं। तो एक अच्छा सा शानदार डेफिनेशन लिखते हैं कि केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, उसका एक डेफिनेशन लिखते हैं जिसमें कि सारा एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड में केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड, जो केमिकल स्पीसीज के बीच का जो बॉन्ड है उसे ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये तो अपने को पता हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। तो इट इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू or more than two chemical species which combines them as a stable system। अब हम इसमें देखते हैं कि केमिकल स्पीसीज होता क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया कि जो केमिकल स्पीसीज है वो या तो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, ये अनस्टेबल हैं, तो इनको एक स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट होना है। तो जैसे कि एटम्स हैं, ये स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट होकर मॉलिक्यूल बनते हैं। कैसे? जैसे कि हम H2 मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। हाइड्रोजन एक एटम है और ये एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, और ये दोनों एटम आपस में मिल करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक स्टेबल सिस्टम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? जैसे कि H2O एक मॉलिक्यूल है, ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि इन्हें एक कंपाउंड के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में रखता है। तो मॉलिक्यूल्स, जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो लिक्विड कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो फिजिकल स्टेट होता है H2O का, वो ये वंडरवाल फोर्स के कारण ही कंपाउंड के फॉर्म में बनकर लिक्विड स्टेट में हमको दिखाई देता है। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से जो आयंस हैं वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और इसी फॉर्म में, क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में स्टेबल सिस्टम, एज ए स्टेबल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। Na+ एक आयन है और Cl- एक दूसरा आयन है। ये दोनों मिल करके NaCl नाम का क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। राइट?
अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, आखिरकार इनको क्या परेशानी है इन एटम्स को कि वो कंबाइन होना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को हम ड्रिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है टू गेट स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर है टू गेट स्टेबिलिटी। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, आखिरकार इनको क्या परेशानी है इन एटम्स को कि वो कंबाइन होना चाहते हैं। तो इसका आंसर है टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी। नेचर जो है, आप इस बात को अच्छे से समझिएगा, नेचर जो है वो मिनिमम एनर्जी की तरफ मूव करता है, मिनिमम एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। तो जो एटम्स हैं वो भी नेचर के पार्ट हैं। इवन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट डिवाइड फर्दर अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ओके, तो हम लोगों को यहां पर यह समझना है कि एटम्स वो कंबाइन होना क्यों चाहते हैं। तो वो मिनिमम एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। तो टू गेट स्टेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमाइजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी। ये रीजन है कि एटम कंबाइन क्यों करता है। इस चीज से हम लोगों को यह समझ में आता है कि जो स्टेबिलिटी है और पोटेंशियल एनर्जी है या एनर्जी है उसमें इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हम ये लाइन समझ सकते हैं कि लेस द पोटेंशियल एनर्जी, लेस द पोटेंशियल एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, वही मैं लिखा हूं, लेस द पोटेंशियल एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, राइट। इसको अब हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, एक आसान से एग्जांपल से, कि एक ए एटम है और बी दूसरा एटम है। ये दोनों कंबाइन होकर के ए बी मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ए और बी। ये ए माइनस बी नहीं है ना, ए और बी जुड़ गया तो बॉन्ड को हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो ए और बी ये एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जब ए एटम और बी एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, उसी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा ये जो बॉन्ड बनेगा उसका स्ट्रेंथ होगा। ये जो बॉन्ड बना है ना ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड बना है उसका जो स्ट्रेंथ है वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसके बनने में रिलीज हुआ हो। मतलब कि यहां से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड is directly proportional to bond energy. More the bond energy, more is the strength of the bond. जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। ये समझ में आया। अब हम क्लासिफिकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, अपने को तो केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं। इट इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू केमिकल स्पीसीज, ये तो समझ में आ गया, विच
कंबाइन देम एज ए स्टेबल सिस्टम। और जो बॉन्ड बनना है वो बॉन्ड क्यों बनता है वो भी अपने को समझ में आ गया, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी एंड टू गेट द स्टेबिलिटी, राइट। तो हम इसमें ये देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स होते कितने टाइप के हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ये देखते हैं। केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, ये किसके बेसिस पर हो रहा है, जो क्लासिफिकेशन है वो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पे, बॉन्ड एनर्जी बेस्ड है। केमिकल बॉन्ड है वो कितने टाइप के होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग में कौन कौन सा और वीक में कौन कौन सा, तो स्ट्रॉन्ग में पहला जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, अगला जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, अगला जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक मेटालिक बॉन्ड। वहीं हम अगर वीक बॉन्ड के बारे में देखें तो वीक बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो वीक बॉन्ड्स में पहला जो होता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है वंडर वॉल फोर्स। तो ठीक है, ये क्लासिफाई हो गया कि केमिकल बॉन्ड है वो बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पे, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बनने में, और वीक बॉन्ड के बनने में बॉन्ड एनर्जी कम रिलीज होगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन कौन से हो गए, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। और वहीं वीक बॉन्ड्स कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वो इंटर एटॉमिक हैं। इसके बारे में मैं बताता हूं अभी, इसका मतलब क्या होता है इंटर एटॉमिक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, और जो वीक बॉन्ड्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है, इंटर एटॉमिक मतलब दो एटम के बीच में लगने वाला, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला। तो आप बताइए इंटर एटॉमिक कैसा बॉन्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इंटरमॉलिक्यूलर कैसा बॉन्ड रहेगा, वीक बॉन्ड। ओके, राइट। अब हम बढ़ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड formed by complete transfer of electron, bond formed by complete transfer of electron between metal and non-metal। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, Na और Cl, दिस इज अ मेटल एंड दिस वन इज अ नॉन मेटल। इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता कैसे है वो हम देखते हैं। इसको अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है, और इसे सब सेल के फॉर्म में लिखें तो 2s2, 2p6 और 3s1। आप सभी जानते हैं कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरता है, अभी भरा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में। ठीक है, तो क्लोरीन जो है
उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 2, 8 और 7, और मोर एलाबोरेटली अगर हम लिखें तो ये होगा 3s2 3p5। आप लोग को पता है कि p ऑर्बिटल में, आप लोगों को पता है कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है। तो जो 3s वाला जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये जब सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम दोनों जब पास आते हैं, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम जब दोनों पास आते हैं, तो जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफर होकर क्लोरीन के 3p5 वाले ऑर्बिटल में आकर इसको 3p6 बना देता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है 3s1 से लेकर 3p, सोडियम के 3s1 से लेकर के क्लोरीन के 3p5, और इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है। Na और Cl के बीच बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड के दौरान